हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंटे हेल्थ सॉल्यूशन। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर एंड इंटीग्रेटिव डाइटिशियन। और आइए आज हम देखते हैं हार्ट डिजीजेज को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो दोस्तों देखा जाए तो हार्ट डिजीजेज, इनको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नाम से जानते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा डेथ रेट वर्ल्ड लेवल पर इन्हीं की वजह से है। और इंडिया में बात करें तो यहाँ भी मोस्ट लीडिंग काज ऑफ डेथ हार्ट डिजीजेज ही हैं। तो दोस्तों इसमें अगर न्यूमेरिकल आंकड़े देखें तो वर्ल्ड लेवल पे 235 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन का आंकड़ा है। और इंडिया में ये और ज़्यादा है, यानी कि 272 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये सिचुएशन अलार्मिंग है, क्योंकि ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। यहाँ तक कि इंडिया में हम देखते हैं कि ये बीमारी अर्ली एज में भी अपने पैर फैला चुकी है। तो दोस्तों इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इसमें हमें मुख्य रूप से ये ध्यान देना होगा कि दो तरह की रिसर्च होती है। एक फंडामेंटल रिसर्च किसी भी बीमारी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, और एक होती है कॉमर्शियल रिसर्च। तो यहाँ फंडामेंटल रिसर्च की फाइंडिंग को तो प्रमोट नहीं किया जाता और वो अननोटिस रह जाती हैं। और कॉमर्शियल रिसर्च काफ़ी तेज़ी से प्रमोट की जाती हैं, क्योंकि इसमें कंपनियों को बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है। कॉमर्शियल रिसर्च क्या है, इसमें कंपनी इस चीज़ की रिसर्च करती हैं कि कौन सी बीमारी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से हम अपनी मेडिसिन का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा बढ़ाएं और कितना ज़्यादा बिजनेस गेन कर सकें। और दूसरे वो नए नए मार्केट कंपटीशन को देखते हुए नए नए कॉम्बिनेशन तैयार करती रहती हैं उन्हीं केमिकल्स का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और नए नाम से दवाएं निकालती हैं और अपना बिजनेस बढ़ाने में लगी रहती हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई भी बीमारी महामारी के रूप में फैल रही है उसे कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए। उन्हें अपना सिर्फ बिजनेस दिखाई देता है, और इसलिए हम इस टाइप की सिचुएशंस में इन चीज़ों को बढ़ने से नहीं रोक पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल रिसर्च के आधार पर क्या फैक्ट हैं। इस बीमारी को हम इसकी अवेयरनेस रखते हुए काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इसके इंसिडेंस को कम किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखें तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, इनमें सबसे मुख्य डिजीज और जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम हार्ट ब्लॉकेज के नाम से भी जानते हैं। तो वास्तव में होता क्या है इसमें, हार्ट डिजीज में, इस टाइप की हार्ट डिजीज में, कि हमारी कोरोनरी आर्टरी जो है, जो हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ले जाती है, वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है। उसमें प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, और जब ये ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है, रुक जाती है, तो हार्ट कोलैप्स कर जाता है, यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है। तो दोस्तों ये ब्लॉकेज होता ही क्यों है, इसकी शुरुआत क्यों होती है, तो इसके लिए भी जैसा कि ये बहुत फेमस है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्तर हमारे शरीर में जब बढ़ा रहता है तो हम अक्सर, मतलब ये एक रिस्क फैक्टर काम करता है प्लाक फॉर्मेशन में या ब्लॉकेज क्रिएट करने में। तो यहाँ देखें तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर आपका नॉर्मल स्तर पर है या मार्जिन में है, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे चलकर प्लाक फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एक बहुत ही स्लो प्रक्रिया है। ये बहुत कम एज से भी शुरू हो जाती है, काफ़ी लंबा समय लगता है इसको प्लाक फॉर्मेशन पूरी तरह से हार्ट को ब्लॉक करने में। तो ये बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। तो यहाँ पर मुख्य कारण देखा जाए तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक हमारे शरीर की ज़रूरत भी है, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन होने लगता है तब ये प्लाक फॉर्मेशन की प्रक्रिया में मदद करता है। यानी कि अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ये प्लाक फॉर्मेशन नहीं करेगा और हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ मुख्य रूप से हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को कैसे रोका जाए। तो जैसा कि एक टर्म आजकल बहुत प्रचलित है, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ये हमें डाइट से मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ों से। तो ये क्या काम करते हैं कि जो कि एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी में लगातार चलती रहती है, उसको ये एंटीऑक्सीडेंट बैलेंस में रखते हैं। लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन की क्रिया बहुत ज़्यादा होने लगती है कुछ कारणों से, तो अनकंट्रोल हो जाती है, तो फिर ये हमारे शरीर को डैमेज करने लगती है, और इसी प्रक्रिया के तहत हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी ऑक्सीडाइज होकर डैमेज होने लगता है। तो यहाँ एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है इसको प्रिवेंट करने में। तो यहाँ दोस्तों हम इसे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो प्रभावकारी एंटीऑक्सीडेंट हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने में या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से बचाने में, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखें तो फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन के रूप में विटामिन सी काम करता है, जो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये जब हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम में, प्लाज्मा में एक्वस मीडियम में रहता है, यानी वाटरी मीडियम में रहता है, तब ये
अच्छी तरह से काम करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन से बचाता है और प्लाक फॉर्मेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक के रखता है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत बड़ा हुआ है तो हमारे ये फैट लेयर में चला जाता है या फैट के साथ मिक्स हो जाता है, तो उस समय ये विटामिन सी काम नहीं कर पाता है। उस समय फैट सोल्यूबल विटामिन ई काम करता है और कोएंजाइम क्यूटेन जैसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सक्षम होता है इसके ऑक्सीडेशन को फैट के मीडियम में भी रोकने के लिए। तो दोस्तों ये 3 मुख्य एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई और कोएंजाइम क्यूटेन। तो यहाँ देखें तो कोएंजाइम क्यूटेन जो है ये हमारी बॉडी में बनता भी है और इसे हम बाहर से भी प्राप्त करते हैं। तो नॉर्मली 40 या 45 ईयर्स एज के बाद ये बनना बहुत कम हो जाता है, बॉडी में ना के बराबर हो जाता है। और उस समय अगर हम इसे बाहर से लेना चाहें तो ये ज़्यादातर फैट रिच डाइट में पाया जाता है जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक एज के बाद फैट ऑलरेडी कम किया जाता है, डॉक्टर्स भी मना करते हैं ज़्यादा फैट मत लीजिए, तो जो बाहर से कोएंजाइम क्यूटेन मिल रहा था उसकी भी कमी हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो ये तीनों ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनको अगर हम अपनी डाइट से या किसी भी तरह सप्लीमेंट के द्वारा अपने बॉडी में मेंटेन रखते हैं तो हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम आजीवन नहीं आएगी, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम शुरू ही होती है ज़्यादातर 99% केसेज में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने से। तो इस प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि कोएंजाइम क्यूटेन नॉर्मली देखा गया था 30-35 साल के लोग हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हार्ट हेल्थ पर, उन्हें लगता है हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो बुढ़ापे की प्रॉब्लम है। जबकि इससे प्लाक फॉर्मेशन की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो जाती है और हमें पता तब चलती है जब हार्ट काफ़ी 80% या 90% ब्लॉक होने लगता है। तो दोस्तों इसे यंग एज में ही हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो लोग जैसे कि हमने बताया कि कोएंजाइम क्यूटेन बहुत इफेक्टिव है तो ये नॉर्मली 40 साल के बाद लेना चाहिए। लेकिन आजकल की सिचुएशन देखते हुए लोग अगर रिस्क फैक्टर्स के साथ जी रहे हैं, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, एक्सेस लिकर ले रहे हैं, या और उनकी लाइफ स्टाइल इस टाइप की है, हेक्टिक टाइप की है, नींद पूरी नहीं होती है, या जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, तो जो कि हार्ट के लिए ठीक नहीं है, उन कंडीशंस में लोगों को कम एज से 35 एंड ऑल 35 की एज से भी कोएंजाइम क्यूटेन लिया जा सकता है। इसमें कोई हार्म नहीं है, इसके कोई बैड साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि हार्ट को मजबूत करता है। तो इसे मैं सजेस्ट करूँगा आप मतलब जो हमारा यूथ है जो कि इस चीज़ से लापरवाह है कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होगी, वो उन्हें अभी से ही इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने हार्ट को, जिससे कि आगे रिटायर्ड एज में या ओल्ड एज में जब उन्हें फ्रीडम की जरूरत, जब उनके पास फ्रीडम होती है, पैसे पीछे भागना नहीं होता और इकट्ठा किया हुआ पैसे को एंजॉय करना होता है, तो उसे अच्छे से एंजॉय कर लें, यानी कि विदाउट एनी हार्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों इस पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी फंडामेंटल रिसर्च की फाइंडिंग्स के बारे में अपने को अवेयर रखना चाहिए, तभी हम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए अगर आप और कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं और आप को कोई ये प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल चाहिए या इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंपनी की जेन्युइन वेबसाइट से कैसे लिया जा सकता है, इसके मैं लिंक भी आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फ्री ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हार्ट हेल्थ and thank you very much. See you in next video with some other update.